हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना राजेंद्र कुमार सभी विद्यार्थियों का और सभी साथियों का जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं सबका ऑनलाइन क्लासेज के अंदर आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बेसिक केमिस्ट्री की, यानी पिछली क्लास के अंदर हमने उसका इंट्रोडक्शन किया था। यानी जो हमारी जनरल साइंस आएगी कंपटीशन के अंदर, जो जनरल साइंस लगती है उसके अंदर मेन हमारा टारगेट एनटीपीसी या रेलवे के जितने एग्जाम हैं या राजस्थान के लेवल पर जितने भी एग्जाम हैं उनका टारगेट रहेगा हमारा। और हमारा जो टारगेट है वो कितने दिन का बैच है? 72 डेज का, यानी 72 दिन का हमारा बैच है। तो आज हम उस रसायन विज्ञान के बेसिक केमिस्ट्री यानी बेसिक के बारे में बात करते हैं, उसके जनरल बातें करते हैं कि आज कौन से साइंटिस्ट आए थे, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या काम किया, या इसके जनक के बारे में पूछा जाता है कि इसके जनक कौन है। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन से वैज्ञानिक आए और किस वैज्ञानिक ने क्या कार्य किया था। बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, रसायन विज्ञान या बेसिक केमिस्ट्री मैंने पहले ही आपको बताया था बेसिक केमिस्ट्री के अंदर कि केमिस्ट्री को पहले बोलते थे एल्केमी। ऐसा तो है नहीं कि जैसे जैसे मान लो कि केमिस्ट्री शुरू हुई तब से इसको केमिस्ट्री बोलते हैं, नहीं, इसको हम पहले क्या कहते थे? एल्केमी बोलते थे। आप केमिस्ट्री को सिर्फ केमिस्ट्री मत समझो, यानी एक सब्जेक्ट मत समझो, इसे आप वैज्ञानिकों के 300 वर्ष यानी 300 वर्ष की मेहनत जानो आप कि 300 वर्ष की मेहनत है। आज हम जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आज जो रसायन विज्ञान के बारे में हम बातें कर रहे हैं, इतने तत्व है, आवर्त सारणियां हैं, बहुत सारे पदार्थों के बारे में जाना है, तो वो सिर्फ आप केमिस्ट्री न जानकर इसे आप मानो कि 300 साल की मेहनत है ये वैज्ञानिकों की। तो अगर हम बात करें थोड़ी सी कि केमिस्ट्री है क्या, हकीकत में केमिस्ट्री एक ऐसी चीज है जो हमारे चारों तरफ उपस्थित है। कैसे? जैसे मतलब हमारे इंडियन फिलोसफी के हिसाब से देखें, हम भारतीयों के हिसाब से देखें, भारतीय दार्शनिक के हिसाब से देखें, तो ये ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। उसी तरह से हमारा शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर बना है और हमारा ब्रह्मांड है वो भी 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो देखो, कौन से साइंटिस्ट आए, कौन से वैज्ञानिक आए जो हमारे को इसके बारे में बताया। तो हम बात करते हैं कौन कौन से साइंटिस्ट आए, तो ध्यान लगा कर देखना आप। देखो, पहले वैज्ञानिक आए थे एंटनी लवोजियर। एंटनी लवोजियर, इनको क्या कहा जाता है? आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक। जनक मतलब समझते हो जनक क्या होते हैं? हमसे बात करें, मान लो हमें कोई पूछ ले कि आपके जनक कौन है, तो हमारे जो माता पिता होते हैं वो हमारे क्या है? जनक है, यानी जो पैदा करते हैं। इसी तरह से एंटनी लवोजियर को क्या माना जाता है? आधुनिक और आधुनिक रसायन विज्ञान। ये ध्यान रखना, अगर आधुनिक आगे लगा है तो भी आप क्या करोगे? इसका नाम है एंटनी लवोजियर लिखोगे। आगे बात समझ में? अच्छा, नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे डाल्टन। डाल्टन को क्या कहा जाता है? परमाणु सिद्धांत के खोजकर्ता, यानी परमाणु के बारे में, परमाणु की जो डिस्कवरी दी थी उसको वो किसने दी थी? डाल्टन ने दी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एटम है, परमाणु है हमारा, ये सभी पदार्थों के निर्माण में भागीदार होता है। यानी जितने भी प्रकृति के अंदर पदार्थ है, हम पदार्थों के बारे में पढ़ रहे हैं, वो सारे के सारे किससे रिलेटिव है? परमाणु से रिलेटिव है। तो काफी इंपॉर्टेंट बात है ये। अच्छा, तीसरे हमारे आए थे वर्जिलियस। ये नाम भी ध्यान रखना क्योंकि आपने कक्षा 9th के अंदर या पीछे थोड़ा सा फोकस डालो, 9वीं 10वीं क्लास के अंदर आपने तत्वों के बारे में पढ़ा होगा, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इन तत्वों के बारे में पढ़ा होगा। आवर्त सारणी पढ़ी होगी, उसके अंदर तत्व रहते हैं हमारे 118 तत्व रहते हैं। तो उनका नामकरण कैसे हुआ? यानी इसको H लिखा होता है, हमारे पास H आ जाता है, हम उसका नाम लिखते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो उसका नाम किस तरह से लिखेंगे उसके बारे में किसने बताया था? वर्जिलियस ने बताया था।
तो आपसे पूछ लिया जाए कि तत्वों का नामकरण किसने दिया था? बर्जीलियस ने दिया था। अच्छा, ये तो 3 वैज्ञानिक थे जो हमारे जनक हो गए, परमाणु के खोजकर्ता हो गए, और जो हमारे आवर्त सारणी के अंदर तत्व है उनके बारे में बताने वाले हो गए। नेक्स्ट, अब हमारे पास कुछ डेट है, यानी कुछ हमारे पास सन दिए हुए हैं, उस सन को भी ध्यान रखना है। भी कई बार पूछ लिया जाता है कि इस साइंटिस्ट ने कौन से सन में इसकी खोज की थी, या इस सन में किसने कौन सी खोज की थी। तो आप सब चीजें इसकी ध्यान रखना जरूरी है। कैसे? अब देखो, पहली खोज है आपके 1754 के अंदर। 1754 के अंदर कौन आए थे? जोस ब्लैक। नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पीछे के डी ग्रुप एनटीपीसी के अंदर आप एग्जाम पेपर उठा के देख लो, उसके अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि CO2 के खोज किसने की थी। तो हमें क्या पता रखना है कि जोस ब्लैक किसका निर्माण किया था, किसकी डिस्कवरी की थी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ते हैं ना, जैसे हम श्वसन के द्वारा बाहर छोड़ते हैं, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करते हैं। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड का खोज की, यानी प्रकृति के अंदर सबसे पहले किसने खोजा था? जोस ब्लैक ने। फिर क्या हुआ? कुछ समय निकला उसके बाद 1766 के अंदर, 1766 के अंदर आए थे हेनरी क्वेंडिस। हेनरी क्वेंडिस ने क्या किया था? हाइड्रोजन की खोज, यानी हाइड्रोजन के बारे में बताया था कि हाइड्रोजन है वो प्रकृति के अंदर किस तरह से रहती है, और इसकी पहली बार किसने खोज की थी? हेनरी क्वेंडिस ने। तो इसको ध्यान रखना आप है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोजन की डिस्कवरी, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी क्वेंडिस ने। कब की थी? 1766 के अंदर। नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट आते हैं 1773 के अंदर, 1773। कौन आए थे? विलियम सील ने किसकी खोज की थी? ऑक्सीजन की खोज की थी। क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन पढ़ रहे हैं, तो इसके साथ में ऑक्सीजन भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है किसको? ऑक्सीजन को। तो नाम रखना आप, विलियम सील आए थे जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी, यानी डिस्कवरी की थी कि प्रकृति के अंदर ऑक्सीजन पाई जाती है, इसके बारे में बताया था। अच्छा, अब दूसरी एक और कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर है कि पेटेंट किसके नाम पर है। जो ये खोज होती है ना, उसके बाद पेटेंट किया जाता है भी, फिर उसका जितनी बुकों के अंदर है उस साइंटिस्ट का नाम आता है कि किसका पेटेंट किया और किसकी खोज की हुई। दोनों बातें अलग अलग है। तो पेटेंट, ऑक्सीजन की खोज के जो पेटेंट है वो किसके नाम है? प्रिस्टले के नाम है। किसके नाम है? प्रिस्टले के नाम है। तो आप दोनों के अंदर अंतर पता होना चाहिए आपको कि खोज तो किसने की थी? विलियम सील ने। अच्छा, और पेटेंट किसकी है? प्रिस्टले की। इतनी बात ध्यान रख लोगे आप। आगे देखो 1869 यानी 1869 के अंदर क्या हुआ? मैंडलीफाई। अब तक तो खोजें चल रही थी, यानी अब तक हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, हाइड्रोजन का निर्माण हो गया और ऑक्सीजन के बारे में पता चल गया। ये सब गैसें मिलकर किसका निर्माण कर चुके थे? किसका निर्माण कर चुके थे? प्रोटीन का। यानी ये खोज तो इस सन में की थी, लेकिन विकास, यानी जब तक हमारे पृथ्वी पर जीव नहीं था ना, सबसे पहले यही गैसें आई थी। इन गैसों ने मिलकर किसका निर्माण कर दिया था? प्रोटीन का निर्माण कर दिया था। अब प्रोटीन के निर्माण से हमें पता चला, फिर धीरे धीरे किसका पता चला कि परमाणु होता है। जो पदार्थ बनते हैं उन पदार्थों में क्या होते हैं? परमाणु होते हैं, यानी एटम होते हैं ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि क्या हुआ कि जब तक इन तीनों की खोज हो गई, फिर इसके बाद हमें पता चला कि ये प्रोटीन होती है, और प्रोटीन एक पदार्थ है, और पदार्थ होते हैं वो किससे बने होते हैं? परमाणु के अंदर। क्योंकि प्रकृति के अंदर जितने भी पदार्थ है वो किससे बने हैं? परमाणु से। परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा भाग माना जाता है, सबसे छोटा भाग माना जाता है। तो परमाणु आगे हम बात करेंगे परमाणु के बारे में। नेक्स्ट अपना लेक्चर होगा वो परमाणु पर ही होगा। अच्छा,
तो अब भाई यहां तक तो बात ठीक है कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण हो गया और इनसे निर्मित होगी हमारे पास प्रोटीन। अब जैसे ही मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी दी, जब मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी दी तो पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया। यानी केमिस्ट्री के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज, यानी अभी तक तो हमारे पास बहुत कम नॉलेज था। जैसे ही मेंडलीफ ने दिया, यानी तत्वों को रखना, यानी आवर्त सारणी के अंदर सिस्टम इसके गुणों के आधार पर रखना, उनके आकार के आधार पर रखना, उनका परमाणु भार था उसके आधार पर उन्होंने तत्वों को रखना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर केमिस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा बवाल आया था। जैसे इन्होंने अपनी आवर्त सारणी दी तो बहुत सा बड़ा बवाल आया। तो आप ये चीज ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडलीफ यानी आधुनिक आवर्त सारणी से मिलती जुलती आवर्त सारणी किसकी है? मेंडलीफ की आवर्त सारणी। और मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी कब दी थी? 1869 के अंदर। ये इतनी बात आप ध्यान रखना। तो ये केमिस्ट्री यानी बेसिक केमिस्ट्री, आगे बहुत सारे साइंटिस्ट और भी आएंगे, लेकिन ये क्या है, हमने जैसे ही केमिस्ट्री बेसिक शुरू किया है तो उसके अंदर कौन कौन से साइंटिस्ट भागीदार थे उनके बारे में हमने बात कर ली। तो इन साइंटिस्ट को आप ध्यान रखना, अगर नोटबुक है तो नोट कर लो, वरना स्क्रीनशॉट ले लो आप। अच्छा, एक और चीज आप ध्यान रखना, ये डाल्टन का जो सिद्धांत था ये 1803 के अंदर आया था। जो परमाणु सिद्धांत था ना, वो कौन से सन के अंदर आया था? 1803 के अंदर आया था। तो इन साइंटिस्ट को ध्यान रखना आप, जितने भी आपके सामने हैं। आगे हम बात करेंगे इनकी ब्रांच की, यानी जो हमारे रासायनिक विज्ञान है उनके कौन कौन सी ब्रांच है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आगे हम बात करते हैं रासायनिक विज्ञान यानी बेसिक जो केमिस्ट्री हमने पढ़ा, जिन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा, उनके बाद हम बात करें ब्रांच की, यानी इनकी शाखाएं हैं वो कौन कौन सी है। तो वैसे तो इसको 4-5 शाखाओं के अंदर पढ़ते हैं, बहुत सारी किताबों में ज्यादा भी शाखाएं दी हुई है, लेकिन मेन जो इंपॉर्टेंट शाखाएं हैं, ब्रांच है, वो कितनी है? 3 ही है। कौन कौन सी? आपने देखा होगा, अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक, यानी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। ये 3 ब्रांच आपको मिलेगी अगर आप केमिस्ट्री टॉपिक पढ़ रहे हो। तो साइंटिस्ट के जनरल नॉलेज के बाद आपको 3 ब्रांच मिलेगी, अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक। तो अब देखो, अकार्बनिक कौन सी होती है, कार्बनिक कौन सी होती है और भौतिक कौन सी होती है। अब आपको ये पता है ना कि हमारी जो केमिस्ट्री है वो लगभग किस पर डिपेंड आ रही है? कार्बन तत्व पर। जो हमारा 6 नंबर पर कार्बन तत्व है आवर्त सारणी में, उसके पर डिपेंड है। तो जिनमें यानी जिस केमिस्ट्री में या जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो उसके अंदर कार्बन नहीं है, कौन नहीं है? कार्बन नहीं है या कार्बन के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, वो कौन सी? आपकी अकार्बनिक। यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम धातु, अधातु के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ते हैं। यानी धातु और अधातु किससे क्रिया कर रही है, क्या बना रही है, कौन सी धातु है, कौन सी अधातु है। आप अगर आवर्त सारणी को ध्यान से देखोगे तो आपको राइट साइड के अंदर कुछ धातुएं दिखाई देगी, अलग अलग कलर डिवाइड किया गया है धातुओं को और अधातुओं को, और उप धातुओं को अलग अलग डिवाइड किया गया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हम पीरियोडिक टेबल के अंदर आवर्त सारणी में जितने भी तत्व है, ठीक है, जितने भी धातुएं हैं, अधातुएं हैं, उप धातुएं हैं, उनके बारे में जानते हैं या उनके बारे में पढ़ते हैं, वो कौन सी ब्रांच होती है? अकार्बनिक ब्रांच रहती है। अच्छा, उनके और पदार्थों के भौतिक गुणों के बारे में, कुछ भौतिक गुण होते हैं वो बाहर से कैसे दिखाई देते हैं, रंग कैसा दिखाई देता है, उनके बारे में भी पढ़ते हैं। पूरी आवर्त सारणी, पूरी पीरियोडिक टेबल है, जितने 118 तत्व जो हमने पढ़ा था ना, 118 तत्व जो ब्रिजलिस ने नाम दिए थे, जिनको बताया था, उनको जो पढ़ते हैं वो सारे के सारे आपके अकार्बनिक के अंदर रहते हैं। अच्छा, भौतिक क्रियाएं, जितनी भी भौतिक क्रियाएं हैं वो इसके अंदर हमें पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये तो होगी आपकी इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक ब्रांच के अंदर यानी हमारा पूरा ब्रह्मांड, हमने क्या कहा था कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। तो इसके अंदर पूरी कार्बनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर अणु बने हुए हैं, उन्हीं को देखते हैं हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और
यहां पर हमें पता होना चाहिए कि जो कार्बन है उसकी संयोजकता कितनी होती है। संयोजकता 4 है। संयोजकता कितनी है? 4 है। इसका मतलब ये है कि कार्बन 4 अन्य सिंगल बंध बना सकता है या एकल बंध बना सकता है अन्य तत्वों के साथ में। और लगभग आपको पता है कि कार्बन है वो किससे जुड़ा रहता है? हाइड्रोजन से जुड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो क्या है, आसानी से किसी के साथ जुड़ सकता है, और कार्बन क्या करता है, इसको आसानी से अपनी ओर एक्सेप्ट करके हाइड्रोकार्बन यौगिकों का निर्माण कर देता है। तो कहने वाला कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की पूरी क्रियाएं और पूरी रासायनिक अभिक्रियाएं, जितनी भी हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया है, यानी जिसके अंदर अभिकारकों से उत्पाद बनते हैं, नए पदार्थों का निर्माण होता है, ठीक है, किस तरह से नए पदार्थ बनते हैं, उन सब का अध्ययन हम किसके अंदर करेंगे? कार्बनिक रसायन के अंदर हम बात करेंगे। तीसरी ब्रांच हमारी है भौतिक। भौतिक रसायन, भौतिक नाम आता है तो जैसे हम फिजिक्स के थोड़ा सा नाम रहता है उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं, और ये है भौतिक रसायन विज्ञान है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये और काफी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन भी बहुत उठते हैं। कंपटीशन के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठने वाला टॉपिक है ये भौतिक रसायन विज्ञान। तो इसके अंदर हम किन के बारे में बात करते हैं? जो पदार्थ है हमारे पास, रासायनिक पदार्थ है, जितने भी हमारे पास पदार्थ है, उनके तापमान की उनका तापमान कितना हो सकता है, उस पर दाब कितना डालें तो वो क्रिया करेंगे, कौन सा पदार्थ कितना दाब डालने पर दूसरे पदार्थ में बदलेगा, ये सब बातें हम पढ़ते हैं इसके अंदर भौतिक रसायन के अंदर। और दूसरा गलनांक और क्वथनांक के बारे में हम इसी में पढ़ते हैं। गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, पीछे मैंने कुछ एक वीडियो के अंदर बताया था, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो नीचे लिंक में दिया हुआ है वीडियो, भौतिक और रासायन परिवर्तन, वो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं बता देता हूं आपको, गलनांक का मतलब होता है, देखो नाम से ही पता चलता है, गलनांक का मतलब होता है गलना। गलना का मतलब गलना, यानी कोई भी ठोस वस्तु, कोई भी ठोस पदार्थ है, वो कितने तापमान पर द्रव में बदल रही है। जितना तापमान हम देंगे यानी गर्म करेंगे उसे, तो किस में बदल रही है? द्रव के अंदर। ठोस किस में बदल रही है? द्रव में। ठीक है, तो वो टेम्परेचर क्या होता है? उसका गलनांक होता है। और क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक रहता है आपके कि भी कितने टेम्परेचर पर कोई द्रव्य गैस में परिवर्तन या उबलना शुरू हो जाता है। या आप कह सकते हो कि आप गर्म करो तो वो द्रव की गैस बनना शुरू हो जाती है ना, उसमें से पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है, तो कितने टेम्परेचर पर निकल रहा है उसे क्या कहोगे? क्वथनांक कहोगे। आगे बात समझ में? तो इस आधार पर इसे हम 3 ब्रांच के अंदर डिवाइड किया गया है। समझ में आगे कौन सी ब्रांच में हम क्या पढ़ेंगे। तो इसके अंदर भी बहुत सारे साइंटिस्ट आने वाले हैं, बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। तो आप लिंक से जुड़े रहें, चैनल से जुड़े रहें। जिन्हें सब्सक्राइबर नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अच्छा, तो अब देखो 3 ब्रांच ये तो हमारी मेन थी। इसके बाद कई बार पूछ लेता है इसके बारे में, 2 ब्रांच और है उनके बारे में पूछ लेता है। एक है आपके एनालिटिकल केमिस्ट्री, कई बार क्वेश्चन गया है, एनटीपीसी के अंदर बहुत बार क्वेश्चन आया इसमें से, और जैसे राजस्थान लेवल के क्वेश्चनों में भी बहुत बार आया है पेपर में कि एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होते हैं। एनालिटिक केमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? पदार्थों के भौतिक व रासायनिक गुणों का अध्ययन। यानी भौतिक और रासायनिक गुण। भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं? भौतिक का मतलब होता है बाहर से कैसे दिखाई देता है, बाहर से कैसे दिखाई देता है, वो होता है उस पदार्थ का भौतिक गुण। और रासायनिक गुण क्या होता है? आंतरिक गुण। उस पदार्थ का आंतरिक गुण, यानी वो क्रिया किसके साथ करेगा, वो गुण क्या होता है? रासायनिक गुण। एनालिटिक केमिस्ट्री के अंदर पदार्थों के भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हम H2O की बात करें तो H2O से हम कई बार बोलते हैं ना, वो कहानी सुनी क्या कि H2O क्या होता है? जल। ठीक है, तो जल रे जल तेरा रंग कैसा, तो इसका कोई रंग नहीं। वे कहता है, क्या कहता है कि मैं जिसमें मिल जाऊं उसके जैसा। तो कहने का मतलब है कि जल के खुद का कोई रंग नहीं है,
वो जिस पदार्थ के अंदर मिलेगा उसी का गुण ले लेगा और उसी का रंग ले लेगा। तो जो बाहर से हमें दिखाई दे रहा है वो तो उसके भौतिक गुण, और जल किसके अंदर विलय होगा, जल के अंदर कौन सा पदार्थ विलय हो रहा है, जल किसी में विलय हो रहा है, वो उसके होंगे आंतरिक गुण। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे पूछ दिया जाता है कि ये इसके अंदर विलय है या नहीं है, ठीक है, या इसमें घुलनशील है या नहीं है, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जल निम्न में से किन में घुलनशील है, ठीक है, अल्कोहल है वो किस में, निम्न में से किस, कौन सा पदार्थ अल्कोहल में घुलनशील है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ध्यान रखना। आगे बात यहां तक समझ में, आपको इतनी ब्रांच हमारे समझ में आ गई। एक ब्रांच और रहती है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री है जो हमारे बॉडी लैंग्वेज यानी जो हम पाचन क्रिया करते हैं, बायोकेमिस्ट्री रहती है जो हम पाचन क्रिया करते हैं, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट आते हैं, आपने नाम सुनोगे ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सेल्यूलोज, ठीक है, कुछ ये चीजें हैं, तो उनका पाचन कैसे होता है वो सारी की सारी बातें आती है आपके बायोकेमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री यानी जैव रासायनिक, जैव रासायनिक यानी जीवों के अंदर, अब सीधी सी बात है कि हम कहते हैं कि हमने खाना खाया, ठीक है, तो उसका पाचन तो होगा, वो भी उसके अंदर भी केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। कैसे, जैसे हमने खाना खाया तो उसके अंदर जो पाचन की क्रिया है उसके अंदर एंजाइम की जरूरत रहती है। किसकी, एंजाइम की जरूरत रहती है। जैसे कोई अभिक्रिया करवाते, आगे अभिक्रियाएं आएगी हमारे पास में, तो हम क्या करते हैं, जैसे हम जो भी भोजन खाते हैं तो उसके अंदर क्या है, कार्बन उपस्थित होता है। अब कार्बन उपस्थित होता है तो आगे क्रिया होकर उसका अपघटन कैसे होता है, तो कार्बन है वो पाचन क्रिया करेगा, कार्बन पाचन क्रिया करेगा, किसके द्वारा करेगा, उत्प्रेरक के द्वारा। कोई भी अभिक्रिया कंप्लीट करने के लिए हमें उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। अब ये उत्प्रेरक की जगह हमारे शरीर में क्या उपयोग में आते हैं, हमारे शरीर में उपयोग में आते हैं एंजाइम, जो हमारी पाचन क्रिया को बढ़ाते हैं। जैसे अगर मान लो कि हमने भोजन खाया तो उसको पाचन करवाने के लिए एंजाइम उसके अंदर एक्टिव होते हैं और पाचन क्रिया को कंप्लीट करते हैं, तो ग्लूकोज का निर्माण कर देते हैं, ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। तो ये सब बातें हम पढ़ते हैं किसके अंदर, बायोकेमिस्ट्री के अंदर। तो क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर उत्प्रेरक की जगह हम क्या यूज करते हैं, या फिर मान लो और भी क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सेल्यूलोज, इनसे रिलेटिव क्वेश्चन आ जाएंगे। तो हमने अभी तक केमिस्ट्री की ब्रांच है, उनकी शाखाएं हैं, उनके बारे में पढ़ लिया। तो इससे पहले अपने को यह भी पता होना जरूरी है कि केमिस्ट्री है उससे कहते क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, वो भी हमें पता होना जरूरी है। तो आपको पता है कि हमें केमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ते हैं, पदार्थों के बारे में। किसके बारे में, पदार्थ। पदार्थ किससे बने हैं, घटक से। पदार्थ किससे बने हैं, घटक, यानी किस तरह के मॉलिक्यूल या पार्टिकल हम बात कर रहे हैं, पार्टिकल से बने हुए हैं। अब प्रत्येक घटक के गुण रहते हैं जो बाहर से दिखाई देते हैं, उसे तो हम क्या बोलते हैं, भौतिक, और अंदर से क्या होते हैं वो रासायनिक। आंतरिक गुण होते हैं वो रासायनिक गुण होते हैं, और बाहर से दिखाई देते हैं वो भौतिक गुण होते हैं। यानी पदार्थ बना हुआ है घटकों से, और इन पार्टिकल यानी इन घटक में रहते क्या है, अणु या पार्टिकल, कुछ भी आप अणु कह लो, इनमें रहते हैं आपके क्या रहते हैं, एटम यानी परमाणु। कहने का मतलब है कि पूरे संसार में कोई भी पदार्थ बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, परमाणुओं से आपस में मिलकर बना हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ, परमाणु की क्या डेफिनेशन आप कह सकते हो, पहले इस पर गौर करो कि परमाणु क्या होता है, पदार्थ का सबसे छोटा भाग जिसे आप विभाजित नहीं कर पाओगे। आगे हम इसी के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो परमाणु क्या होता है कि वह भाग जिसको आप विभाजित करते चलो, अंत में ऐसा कण मिलेगा जिसे आप विभाजित नहीं कर पाओगे, उसे हम परमाणु कहेंगे। उससे मिलकर बनता है आपके घटक पदार्थ बनते हैं।
प्रकृति में जितने भी पदार्थ है वो इससे मिलकर बने हुए हैं, जिनके भौतिक गुण होते हैं जो बाहर से कैसा दिखाई दे, और रासायनिक गुण होते हैं कि अंदर से कैसा दिखाई दे रहा है। तो इसकी केमिस्ट्री की या रासायनिक विज्ञान की हम परिभाषा की बात करें तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर जितने भी घटक, जितने भी पदार्थ हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं, उनके भौतिक गुणों, उनके रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। वही बात है। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि पदार्थों का अध्ययन, पदार्थों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों के अध्ययन को केमिस्ट्री कहते हैं या रासायनिक विज्ञान कहते हैं। आगे परिभाषा समझ में? अच्छा, यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई। अब देखो, हम परमाणु के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी पदार्थ का छोटे से छोटा कण है जिसे हम काट नहीं सकते। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ही सूक्ष्म है ये, बहुत ही छोटा कण है ये। तो आप एक देखो, आपके जनरल नॉलेज के लिए बहुत बार पूछा भी जाता है कि जो बरसात की एक बूंद होती है, आपको मैं ये नहीं कहूंगा कि 1 ग्राम या जो भी वेट नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है बरसात की एक बूंद में कितने परमाणु हो सकते हैं या कितने H2O के मॉलिक्यूल हो सकते हैं। H2O है ना, जल के, बरसात बूंद, जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो H2O के कितने मॉलिक्यूल हो सकते हैं? तो यहां देखो, बरसात की छोटी बूंद में 10 की पावर 21 क्या होंगे? H2O के मॉलिक्यूल होंगे। तो आप मुझे बताओ एटम की क्या संरचना होगी? बहुत ही सूक्ष्म होते हैं एटम। दूसरी और बात कर ले कि आप एक कागज का टुकड़ा लो, कोई सा भी टुकड़ा ले लो आप, ठीक है, उसके अंदर छिद्र करो, जितने छोटे आपके पास सुई है ना, कोई छोटा सुई है, उससे आप क्या करो, उसको इसके अंदर, कागज के अंदर से निकालो, यानी छिद्र कर लो, छोटा सा छिद्र कर लो। तो आप क्या पाओगे कि हमारे शरीर के अंदर जो सेल रहती है, भी पदार्थ तो बने हुए हैं, एटम यानी परमाणु से मिलकर बना हुआ है, और हमारा शरीर बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? सेल यानी कोशिका से बना हुआ है। तो कोशिका का आकार भी बहुत सूक्ष्म होता है। इसको पता, ध्यान रखने के लिए आप क्या कह सकते हो कि आप कागज के अंदर जो छिद्र कर रहे हो उसका जो आकार है ना, उसके अंदर कितनी आ सकती है, कितनी कोशिकाएं आ सकती है? 10 की पावर 10 सेल उसके अंदर आ सकती है। तो आप मुझे बताओ कि सेल का आकार कितना है? बहुत ही सूक्ष्म है, नगन आंखों से हमें दिखाई नहीं देता है, बहुत ही सूक्ष्म कण है सेल। तो पदार्थ के अंदर परमाणु है वो भी बहुत सूक्ष्म है, और हमारे शरीर जो कोशिकाओं से मिलकर बना है वो कोशिका का आकार भी बहुत ही सूक्ष्म है। तो ये बात आप ध्यान रखना कि 10 की पावर 10 सेल आ सकती है सिर्फ एक छिद्र के। तो ये बात ध्यान रखना। तो आज हमने किन किन के बारे में बात कर ली? रसायन विज्ञान के कुछ वैज्ञानिकों के बारे में, उन वैज्ञानिक साइंटिस्ट का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है उनसे रिलेटेड। उसके बाद ब्रांच यानी कौन सी के अंदर क्या पढ़ेंगे हम, कौन सी ब्रांच के अंदर क्या पढ़ेंगे, ये चीज हमने बात कर ली। उसके बाद हमने परिभाषा, क्योंकि जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है उसकी परिभाषा हमें पता होना जरूरी है। नेक्स्ट हमने ये बात कर ली कि जो एटम होता है, परमाणु होता है, उसकी परिभाषा पता चल गई हमें। परमाणु का आकार कितना हो सकता है ये पता चल गया। उसके बाद हमारे शरीर के अंदर जो सेल होती है, कोशिका होती है जिससे शरीर बना हुआ है, उसका आकार कितना सूक्ष्म होता है ये बात पता चल गई। तो आगे हम रोजाना मिलेंगे इसी लिंक पर, इसी आगे के नेक्स्ट वीडियो में, इसी से आगे केमिस्ट्री के कुछ दिन चलेंगे। हमारी क्लासेज है वो केमिस्ट्री की क्लासेज होने वाली है, क्योंकि हमारा टारगेट है वो क्या है, 72 दिन का, 72 दिन के अंदर हमें कोर्स कंप्लीट करना है। जो आने वाली वैकेंसियां, कुछ राजस्थान की वैकेंसियां हैं, राजस्थान पुलिस है, उसकी नवंबर के अंदर फिक्स होगी ये डेट है। उस तक तो जितना सिलेबस होगा, लेकिन एनटीपीसी से पहले आपने पूरा का पूरा साइंस का सिलेबस हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के शेयर कीजिए ताकि वो जुड़े और ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। क्योंकि यहाँ पर आपको जीरो से, अगर आप नॉन साइंस से हो तो भी आपको साइंस के अंदर इंटरेस्ट हो जाएगा, 1% भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चैनल है जो राजेंद्र कुमावत के नाम से, इसे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइबर किया होगा तो वीडियो अपलोड से पहले, वीडियो अपलोड होते ही आपके पास लिंक पहुंच जाएगी। और लाइक कमेंट करना मत ना भूलें, और सब्सक्राइब कर लें, अभी कर लें, जल्द ही। धन्यवाद।